हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का हिस्ट्री का थीम नंबर 10 कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड। टर्म 2 के अकॉर्डिंग है ये हमारा, टर्म 2 के सिलेबस में हमें पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम इस चैप्टर का पार्ट नंबर फर्स्ट कवर करेंगे बिकॉज चैप्टर काफ़ी लंबा है, तो हम इसे पार्ट वाइज कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले जो हमने चैप्टर्स पढ़े हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, एंड नोट्स चाहिए तो उसके लिए भी लिंक दिया हुआ है इंस्टाग्राम का। ठीक है, तो आप जाकर के एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, और अगर अच्छी लगी ये वीडियो, समझ में आएगा तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या हमें पढ़ना है, तो जो कॉलोनियलिज्म था उसका कंट्री साइड में क्या इफेक्ट पड़ा है हम वो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा आता है वो है बंगाल एंड द जमींदार्स। तो जो बंगाल के जो एरियाज़ थे, जो मतलब रूरल एरियाज़ थे, वहाँ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा था कॉलोनियलिज्म का, किस तरह से जो हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी था उसका जो भी चल रहा था हमारे इंडिया में, मतलब हम बोल सकते हैं कि वो किस तरह से हमारे इंडिया पे रूल कर रही थी, उसका जो भी इफ़ेक्ट था वो किस तरह से रूरल एरियाज़ में पड़ रहा था, वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या है, बंगाल एंड द जमींदार्स, बंगाल और उनके जमींदार्स। तो कॉलोनियल रूल जब इस्टेब्लिश्ड हुआ, फर्स्ट इस्टेब्लिश्ड इन बंगाल, बंगाल में सबसे पहले ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था। ठीक है, एंड जो अटेम्प्ट्स बनाए गए, जो चीज़ें करी गई वो क्या थी, वो थी to reorder rural society, establish a new regime of land rights, a new revenue system। तो पहले से तो सारी चीज़ें चल ही रही थी, मतलब ऐसा थोड़ी था कि कॉलोनियल रूल नहीं आया तो उससे पहले हमारे इंडिया में कुछ नहीं था या फिर बंगाल में कुछ था ही नहीं, ऐसा नहीं था। कुछ ना कुछ ऑर्डर्स, कुछ ना कुछ रूल वहाँ पे चल रहे होंगे। लेकिन जब ये कॉलोनियल रूल आया तो उसके अटेम्प्ट्स क्या थे, उसने क्या कोशिशें करी, तो सबसे पहले उन्होंने रूरल सोसाइटी को रीऑर्डर करा। ठीक है, एंड उसके बाद नए नए लैंड राइट्स वगैरह इस्टेब्लिश करे, जो रेवेन्यू सिस्टम था उसको नए तरीके से इस्टेब्लिश करा, नया रेवेन्यू सिस्टम उन्होंने लाया। ठीक है, उसके बाद हमारा है, देखेंगे हम, द ऑक्शन इन बर्दवान। अब बर्दवान में जो ऑक्शन हुआ, ऑक्शन मतलब सबको पता होगा, बोली लगाना होता है। मतलब किसी भी चीज़ को अगर हमें कोई चीज़ सेल करनी है तो उसका हम बोली लगाते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और ये हमारा कोई चीज़ है, हमारी कोई प्रॉपर्टी है जिसकी हम ऑक्शन कर रहे हैं, तो इसमें से जो भी इंसान सबसे ज़्यादा पैसे देगा हम उसको ये प्रॉपर्टी बेच देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ऑक्शन किया जाता है, तो ये सबको पता होगा। तो जो बर्दवान में ऑक्शन हुआ उसके रीजंस क्या थे, वो क्यों किए गए, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, तो 1797 में एक ऑक्शन हुआ था बर्दवान में, जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब बिग पब्लिक इवेंट माना जाता है, आज भी माना जाता है, क्योंकि मतलब जो बर्दवान में जो भी चीज़ें, जिसको आज हम क्या कहते हैं, बर्धमान कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था इस ऑक्शन में कि बहुत सारे नंबर्स ऑफ महल्स हेल्ड बाय द राजा ऑफ बर्धमान वर बीइंग सोल्ड। तो जो भी महल्स थे, बर्धमान का जो राजा था, बर्धमान का राजा, उसके जो भी महल्स थे, उसके जो भी प्रॉपर्टीज़ थी, उसको मतलब लार्ज नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज़ उसने सोल्ड करा था। ठीक है, इस पब्लिक इवेंट में, इस ऑक्शन में। और सोल्ड करा किसने था, जो बर्दवान का राजा था उसने खुद अपनी प्रॉपर्टी, क्योंकि अब प्रॉपर्टी मेरी है तो सोल्ड करने वाला थोड़ी ना कोई और होगा, मुझे खुद ही करना पड़ेगा, तो इस तरह से। ठीक है, तो आगे हमारे पास है द परमानेंट सेटलमेंट, 1793 में लाया गया था। ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट, एंड इसके तहत ही जो हमारे ऑक्शन थे वो हो रहे थे। अब देखो कैसे हो रहे थे, क्यों हो रहे थे, वो हम आगे देखने वाले हैं। द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड फिक्स्ड द रेवेन्यू दैट ईच जमींदार हैड टू पे। इसके अंडर में क्या हुआ, परमानेंट सेटलमेंट जब लाया गया तो इसके अंडर में था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक रेवेन्यू फिक्स्ड करा। ठीक है, जो भी जमींदार थे उनको ये रेवेन्यू पे करना होता था, जो फिक्स्ड करा गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। ओवर 95% ऑफ द सेल एट द ऑक्शन वॉज फिक्सियस। ठीक है, और जो भी ये जो ऑक्शन किए जाते थे, जो ऑक्शन बोली जो लगाई जाती थी, उसमें जो 95% जो सेलिंग होती थी वो फिक्सियस होता था, वो झूठा होता था। ठीक है, और ऑक्शन लगाए क्यों जाते थे, तो रेवेन्यू को कवर करने के लिए। ठीक है, अब देखो हम इसके बारे में एक स्टोरी की तरह पढ़ते हैं। तो यहाँ से हम घूम कर वापस कहाँ आ गए, ऑक्शन पे। तो ऑक्शन हमारा कहाँ था, यहाँ पे था। ठीक है, तो जो रेवेन्यू सिस्टम लाया गया परमानेंट सेटलमेंट के अंडर में, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने रेवेन्यू सिस्टम लाया, उसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो हमारे राजा हुआ करते थे, क्योंकि पहले हमें पता है कि राजा हुआ करते थे, उनसे फिर उनके मंत्री हुआ करते थे, तो उन सब के अधिकार में सारी चीज़ें, सारे क्षेत्र हुआ करते थे, जो भी गांव वगैरह हुआ करते थे, जो भी फील्ड था वो सारा उनका हुआ करता था। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई
तो उसने क्या किया, उन सब राजाओं को अपने अधीन कर लिया, ठीक है, मतलब अपने नीचे। उन वो जो राजा थे वो किसके नीचे काम कर रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के नीचे काम कर रहे थे। तो अब इन राजाओं को क्या कह दिया गया, जमींदार कह दिया गया, ठीक है। एंड जमींदार कहने के बाद सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे क्लियरली, पर एक बार समझ लो। और जमींदार के अंदर जो भी चीज़ें थी, जैसे कि ये पहले क्या हुआ करते थे, राजा। तो राजा के अंडर में तो बहुत सारी चीज़ें, इनके बहुत सारे जो होते हैं, मतलब बहुत सारे पावर्स इनके पास हुआ करते थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा ये स्ट्रांग हुआ करते थे। तो अब क्या हुआ कि जो ये राजा थे वो जमींदार में कन्वर्ट हो गए, एंड जमींदार के पास जो भी चीज़ें, जो भी पावर्स बचे वो बहुत कम रह गए, लिमिट में रह गए, ठीक है। और इनका जो काम था वो ये था कि वो रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे पूरे गांव से, एंड वो रेवेन्यू किसको देंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी को देंगे, ठीक है। जमींदार का यही काम था। अब जब ये रेवेन्यू नहीं दे पाते थे टाइम पे, तब क्या होता था, तब इनके जो भी प्रॉपर्टीज़ हुआ करते थे, इनकी जो ज़मींदारी हुआ करती थी, उनकी बोली लगती थी, और जो ज़्यादा पैसे देता था उसको वो ज़मींदारी दे दी जाती थी, वो सारे प्रॉपर्टीज़ उसको दे दिए जाते थे, ठीक है। किस लिए, रिकवर रेवेन्यू। तो अब जो बोली लगाएगा वो कौन लगाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। अब खुद से जमींदार ये बोली नहीं लगाते थे, अब उनकी इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ थी तो वो खुद से कैसे लगा सकते हैं, ठीक है। तो लगवाता कौन था बोली, ईस्ट इंडिया कंपनी लगवाती थी, ठीक है, रिकवर करने के लिए रेवेन्यू। जो रेवेन्यू वो नहीं दे पाए जमींदार, जो बाकी रह गया जमींदार के पास, वो सब अब ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे वसूलती थी, तो उनका जो भी प्रॉपर्टीज़ था उसको बेच करके, ठीक है। सबको समझ में आ गया। अब उसके बाद एक चीज़ और देख लो कि जो ये ऑक्शन हुआ करता था, जब ये बोली लगाई जाती थी, उसमें 95% जो सेलिंग होती थी वो फिक्सियस होता था, वो झूठा होता था, ठीक है। तो अब देखो आगे हम क्या पढ़ेंगे, द प्रॉब्लम ऑफ अनपेड रेवेन्यू। अब यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि क्या प्रॉब्लम था कि जो हमारे रेवेन्यूज़ होते थे वो ज़मींदार चुका नहीं पाते थे, क्या प्रॉब्लम थी, मतलब क्या रीजंस थे, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। तो ओवर 75% ऑफ द जमींदार इज चेंज्ड हैंड्स आफ्टर द परमानेंट सेटलमेंट। तो परमानेंट सेटलमेंट के बाद हमने देखा 1793 में जब परमानेंट सेटलमेंट आया, तो उसमें बहुत सारी जमींदारीज क्या हो गई, चेंज हो गई, 75% लगभग चेंज हो गई। मतलब एक आदमी से दूसरे आदमी के पास ये चेंज होने लगी, जाने लगी जमींदारी। अब ये परमानेंट सेटलमेंट के अंदर जो जमींदार बने थे वो कौन थे, राजा थे और तालुकदार थे, ठीक है। तो तालुकदार का मतलब होता है जो लोग ताल्लुक रखते हैं, ठीक है, उन्हें तालुकदार हम कहते हैं। तो ये जो परमानेंट सेटलमेंट था, इसके अंडर में राजा और तालुकदार क्या क्लासिफाइड हो गए, जमींदार बन गए, ओके। 1770s में द रूरल इकोनॉमी इन बंगाल वॉज इन क्राइसिस विथ रिकरेंट फैमिन्स एंड डिक्लाइनिंग एग्रीकल्चर आउटपुट। 1770s में क्या हुआ, जो बंगाल की इकोनॉमी थी वो काफ़ी ज़्यादा, रूरल इकोनॉमी मतलब क्राइसिस में चली गई, ठीक है। वहाँ पे जो भी मतलब एग्रीकल्चर होता था वहाँ पे अकाल पड़ने लगा, और एग्रीकल्चर आउटपुट जो होता था, जो भी खेती का आउटपुट हमें मिलता था, वो भी क्या हो गया, वो भी डिक्लाइन कर गया, ठीक है, नीचे की ओर गिरने लगा। Officials felt that agriculture, trade and the revenue resources of the state could all be developed by encouraging investment in agriculture. अब जो ऑफिसर्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उन्होंने क्या फील करा कि जो हमारे एग्रीकल्चर और ट्रेड और रेवेन्यू रिसोर्सेज हैं वो कैसे डेवलप किए जा सकते हैं, तो एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट को लगा करके, ठीक है। मतलब हम अगर एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो एग्रीकल्चर से जो आउटपुट आएगा उसको बेचा जाएगा, वो अगर ज़्यादा पैसे में बिकता है तो उनके पास क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है। इस तरह से उन्होंने सोचा कि जब इन्वेस्टमेंट होगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें लगाई जाएंगी एग्रीकल्चर में, तो हमें बेनिफिट होगा, ठीक है, ये उन्होंने सोचा। तो अब उन्होंने क्या क्या करा, सेक्यूरिंग राइट्स ऑफ प्रॉपर्टी, परमानेंटली फिक्सिंग द रेट्स ऑफ रेवेन्यू डिमांड। इन्होंने क्या करा, प्रॉपर्टी की राइट्स सिक्योर कर दी, ठीक है। अगर कोई चीज़ है तो वो मतलब किसी एक, अगर जमींदार की कोई चीज़ है तो वो उसी की रहेगी, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या करा कि जो रेवेन्यू डिमांड था उसको क्या किया, परमानेंटली फिक्स्ड कर दिया। मतलब कि अगर हमारे पास 400 या 600 गाँव है अगर इस एक ज़मींदार के अंदर, ठीक है, तो उसे अगर हम बोल सकते हैं कि अगर उसे रेवेन्यू देना है तो 600 देना, मान लो 600 रुपीज़, ऐसे ही समझ लो, ठीक है। तो अगर उसे रेवेन्यू 600 रुपीज़ देना है इतने गांव के ऊपर, तो क्या होगा, वो हमेशा 600 ही देना होगा। अब अकाल पड़े गांव में, खेती हो ना हो, ज़्यादा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसको उतना ही देना है, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या है, जमींदार्स वॉज नॉट अ लैंड ओनर इन द विलेज बट अ रेवेन्यू कलेक्टर ऑफ द स्टेट। अब क्या है, ये लैंड ऑनर नहीं है विलेज का, जमींदार लैंड ऑनर नहीं है। हमें जमींदार से लगता है कि जो सारे ज़मीनों का लैंड ऑनर होता है और बाकी के लोग उसके ज़मीन में काम करते हैं उसे जमींदार कहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो विलेज का लैंड ऑनर नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, रेवेन्यू कलेक्टर होता है, जो कि स्टेट का, ठीक है, स्टेट के अंदर बहुत सारे गाँव आ गए तो उसका ये क्या होता है,
जमींदार होता है, रेवेन्यू कलेक्टर होता है, वो सिर्फ गांव में जाकर के रेवेन्यू कलेक्ट करता है, फिर उसके आदमी जाकर के रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास है समटाइम्स एज मेनी एज 400 विलेजेस अंडर देम। अब देखो हमें ये देखने के लिए मिल रहा है कि इसके अंडर में लगभग 400 विलेजेस कभी कभी हुआ करते थे, ठीक है। अब इससे कम भी हो सकते हैं, इससे थोड़े बहुत ज़्यादा भी गांव हो सकते हैं एक जमींदार के अंदर। कलेक्टेड द रेंट फ्रॉम द डिफरेंट विलेजेस, पेड द रेवेन्यू टू द कंपनी। अब ये क्या करता है कि रेंट कलेक्ट करेगा जमींदार विलेजेस से एंड इसको क्या करेगा, कंपनी को जाकर के पे करेगा इस रेवेन्यू को, ठीक है। एक्सपेक्टेड टू पे द कंपनी रेगुलरली, फेलिंग विच द स्टेट कुड बी ऑक्शन्ड। और इसे क्या होता था कि हमेशा कंपनी को पे करना पड़ता था, ठीक है। अगर कोई तारीख फिक्स्ड हो गई है कि इस तारीख को पे करना है तो जमींदार को उसी तारीख को जाकर के वो पे करना पड़ता था रेवेन्यू। नहीं अगर पे कर पाता था तो क्या होता था, उसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ है उसकी बोली लगा दी जाती थी, ठीक है। यहाँ तक सबका क्लियर हो गया होगा आई होप। जमींदार के बारे में हमने इतना कुछ पढ़ लिया, अब हम आगे देखेंगे। आगे हमारे पास है वाई जमींदार्स डिफॉल्टेड ऑन पेमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे हम कि देरी कैसे होती थी उनको पेमेंट करने में। जमींदार्स रेगुलरली फेल टू पे द रेवेन्यू डिमांड एंड अनपेड बैलेंसेस एक्यूमुलेटेड। तो जमींदार जो होते थे वो रेगुलरली फेल होते जा रहे थे रेवेन्यू को पे करने में, और जो बैलेंसेस थे, जो अनपेड बैलेंसेस थे, ठीक है, वो क्या हो रहा था, जमा होते जा रहा था, ठीक है। मतलब इन पे एक बोझ बढ़ता जा रहा था कि उनका जो रेवेन्यू है वो बकाया रह जा रहा है, वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं, वो फेल हो जा रहे हैं रेवेन्यू को जमा करने में, देने में कंपनी को, ठीक है। अब रीजंस क्या हो सकते हैं इसके पीछे, तो 4 रीजंस हमने बुक में पढ़ा है। तो पहला रीज़न क्या है, द इनिशियल डिमांड्स वर वेरी हाई। जो इनिशियल डिमांड्स थे वो वेरी हाई थे, मतलब बहुत ज़्यादा थे। जैसे कि हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारे पास आउटपुट एग्रीकल्चर से, जबकि हमने देखा परमानेंट सेटलमेंट कब आया था, जब क्राइसिस चल रहा था बंगाल के रूरल एरियाज़ में। तो अभी क्राइसिस चल रहा है, आउटपुट हमारे पास हो नहीं रहा है, तो हम उतना नहीं दे पाएंगे। और इसने इनिशियली डिमांड ही बहुत ज़्यादा हाई कर दिया, और ये था कि ये चेंज होगा ही नहीं। मतलब अगर आउटपुट हमारे पास कम हो रहा है तो भी हमें इतना ही देना है, और ज़्यादा हो रहा है तो भी देना है। तो अगर ज़्यादा होगा तो हमें बेनिफिट मिलेगा, लेकिन हमारे पास उस टाइम में कम हो रहा था और इनिशियल डिमांड ही इन्होंने हाई कर रखा था, ठीक है। टू मिनिमाइज दिस एंटीसिपेटेड लॉस, द कंपनी pays the revenue demand high, arguing that the burden on zamindars would gradually decline on as agricultural production expanded and prices roses, ठीक है। तो ये देखो रीज़न है, ये हमारे पास रीज़न है कि इनिशियल डिमांड हाई क्यों थे। यहाँ पे तो हमने देख लिया कि पहला रीज़न था कि इनिशियल डिमांड कंपनी ने हाई रखी थी, इनिशियल रेवेन्यू डिमांड। तो अब यहाँ पे हमारे पास रीज़न जानना ज़रूरी है कि उन्होंने हाई रखी क्यों, जब उन्हें पता था कि क्राइसिस चल रहा है बंगाल के रूरल एरियाज़ में। तो उन्होंने क्या कहा है, ठीक है, उन्होंने एक तर्क दिया है कि अपनी लॉस को, मतलब ये मानना भी बोल सकते हैं कि लोगों का ये मानना था कि उन्होंने इनिशियल डिमांड हाई क्यों रखा, क्योंकि अगर आगे जा कर के एग्रीकल्चर से आउटपुट ज़्यादा होगा तो उन्हें ज़्यादा लॉस ना देखना पड़े, ठीक है। क्योंकि ये पहले से ही था कि उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, जो भी इनके डिमांड्स हैं उसमें कोई भी चेंजेज नहीं होंगे आगे चल करके। तो अभी तो ठीक है कि हमारा एग्रीकल्चर आउटपुट कम आ रहा था तो पैसे हमें कम मिल रहे थे, ठीक है, लेकिन फिर भी हमें इनका डिमांड पूरा करना था। आगे चल करके उनका मानना था कि अगर एग्रीकल्चर में आउटपुट बढ़ता है, ठीक है, क्योंकि उनकी जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह थी सारी सिक्योर कर दी गई थी, डिमांड भी एकदम फिक्स कर दिया गया था, रेवेन्यू रेट। तो अब लोग, उनका मानना था कि लोग इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करेंगे और उसे मतलब ऊंचाइयों तक लेकर के जाएंगे, उससे जो भी प्रॉफिट होगा वो ज़्यादा होने लगेगा धीरे धीरे। तो इसलिए उन्होंने ज़मींदारों को ये समझाया था कि आगे चल करके आपका जो मतलब बर्डन है, ठीक है, जो आपका रेवेन्यू का बर्डन है वो कम हो जाएगा जब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एक्सपेंड करेगा। जब प्राइसेस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का जो भी हमें एग्रीकल्चर से मिल रहा है उसका प्राइसेस जब हाई होगा, जब बढ़ेगा, उसमें बढ़ोतरी होगी, तब क्या होगा हमारे पास, तब हमारे पास जो ज़मींदार हैं उनका बर्डन कम हो जाएगा, उनके सर पे जो रेवेन्यू देने का जो बर्डन है, जो बोझ है, वो कम हो जाएगा। और इस तरह से जो हमारे कंपनीज़ है, जो हमारी कंपनीज़ है, उसको भी लॉस नहीं देखना पड़ेगा आगे चल करके, क्योंकि पहले से ही उसका जो डिमांड है वो हाई है, तो आगे चल करके उसको ज़्यादा लॉस नहीं देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, मतलब घूम फिर करके एक ही चीज़ सामने आ गई है, ठीक है। तो रीज़न हमने पढ़ लिया। अब दूसरा रीज़न हम देखेंगे कि दूसरा रीज़न क्या था। हाई डिमांड वॉज इम्पोज्ड इन द 1790s। 1790s में ये हाई डिमांड जो है इम्पोज करा गया था, अ टाइम व्हेन द प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वेर डिप्रेस्ड।
देख लो भाई, यहाँ पे सब लोग ध्यान से देख लेना, मैंने बता भी दिया पहले कि जब इन्होंने ये हाई डिमांड रेवेन्यू जो लगाया था ना, जब डिमांड इन्होंने हाई करी थी उस टाइम में खुद ही एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो हमारा था वो डिप्रेस्ड चल रहा था, मतलब कि जो एग्रीकल्चर से हमारे आउटपुट आ रहे थे उनकी जो प्राइसेस थी वो कम थी, ठीक है, मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर द रायट्स टू पे देयर ड्यूजेस टू द जमींदार। और ये क्या कर रहा था, अब हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है, जो भी हमारे पास जो भी चीज़ें हमारे पास आ रही है उसको हम बेचेंगे, हमारे पास प्राइसेस उसके कम होंगे उस टाइम में, ठीक है, पैसे हमें कम मिलेंगे, तो हम कैसे ज़मींदार को पे कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, मतलब जो लोकल विलेजर्स थे, जो लोकल फार्मर्स थे, वो उनको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज हो रही थी रेवेन्यू पे करने में, ठीक है, ज़मींदार को। अब ज़मींदार को जब राइट्स पे नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, ज़मींदार जब राइट्स से कर नहीं वसूल पा रहे थे लोकल विलेजर्स से, लोकल फार्मर से, तो वो कंपनी को कहाँ से पे करेंगे, ये आ जाता है यहाँ पे कि उन्हें खुद नहीं मिल रहा था तो वो कहाँ से पे करेंगे, ठीक है। तो ये एक रीज़न था कि वो टाइम से पे नहीं कर पाते थे। तो हमारे पास दो रीज़न हो गया, पहला हो गया हाई डिमांड, आप हाई डिमांड के साथ दूसरा उसका रीज़न भी लिख सकते हो कि उन्होंने हाई डिमांड रखा ही क्यों था, ठीक है, ताकि उन्हें आगे चल करके लॉस ना देखना पड़े अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एक्सपेंड करता है, उसके प्राइसेस रोज करते हैं। तो दूसरा हमने पढ़ लिया कि क्या था, जो राइट्स थे, जो लोकल विलेजर्स थे, जो लोकल फार्मर्स थे, वो पे नहीं कर पाते थे ज़मींदार को, इसलिए वो टाइम पे कंपनी को पेमेंट नहीं कर पाते थे ज़मींदार। दूसरा रीज़न हो गया हमारा क्लियर। अब तीसरा हमारे पास है द रेवेन्यू वॉज इनवेरिएबल रिगार्डलेस ऑफ द हार्वेस्ट एंड हैड टू बी पेड पंक्चुअली, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और सामने आती है कि और क्यों नहीं कर पाते थे, क्योंकि जो रेवेन्यू का जो टाइम लगाया गया था, ठीक है, वो इतना ज़्यादा मतलब टाइम से लगा दिया गया था कि उन्हें पे करना ही करना है। यहाँ पे देखो सनसेट लॉ है, जैसे कि अगर कोई एक तारीख को ये तय किया गया, ठीक है, जैसे कि आज 27 है जनवरी, ठीक है, 2022, तो अब ये लगा दिया गया कि आपको 27 जनवरी को पे करना है, ठीक है। अब एक चीज़ है कि शाम होने से पहले, सनसेट लॉ मतलब ये होता है कि शाम होने से पहले उनको पे कर देना होता था। तो अगर वो शाम होने से पहले इस तारीख को नहीं पे कर पाए, जिस तारीख को उन्हें कहा गया है, तो क्या होगा, उनके जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी बोली लगनी शुरू हो जाएगी। तो ये एक प्रॉब्लम था कि उन्हें एकदम एक्यूरेट टाइम पे करना होता था रेवेन्यू, जो कि वो नहीं कर पाते थे। द परमानेंट सेटलमेंट इनिशियली लिमिटेड द पावर ऑफ जमींदार टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम द रायट एंड मैनेज हिज जमींदारी। अब एक चीज़ और आ गई कि जो परमानेंट सेटलमेंट था उसने क्या कर दिया, उसने जमींदार के जो पावर थे उसको एकदम से क्या कर दिया, लिमिट में कर दिया, ठीक है, लिमिट में कर दिया। तो अब एक और प्रॉब्लम आने लगी, मतलब क्योंकि वो पहले हुआ करते थे राजा, अब उनकी जो भी चीज़ें थी, जो भी उनके पास पावर्स थे, उनको लिमिट में कर दिया। और एक चीज़ और होती थी कि जब वो पे नहीं कर पाते थे, ठीक है, ऐसा हुआ था एक बार कि अगर ज़मींदार पे नहीं कर पाया तो अपने ऑफिसर्स को भेज करके वो और उनके जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी बोली लगवा दिया करते थे, जो कंपनी वाले होते थे वो बोली लगवा दिया करते थे, और जो भी जमींदारी सिस्टम का जो भी पावर्स बचा हुआ होता था जमींदार के पास वो भी उससे छीन लिया जाता था, ठीक है। आगे हमारे पास है द राइज ऑफ जोतेदार्स। अब हम जोतदार्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये कौन थे और इनका राइज कैसे हुआ, ठीक है। वेर ऑफन ऑलमोस्ट द परचेजर वेन द एस्टेट्स ऑफ द जमींदार्स वेर ऑक्शन्ड। अब एक बात याद रखना कि ये जोतेदार्स कौन हुआ करते थे, ये वही लोग हुआ करते थे जो कि जमींदार्स के जो भी प्रॉपर्टीज़ होती थी जब वो ऑक्शन होती थी, जब बोली लगती थी, तो ये खरीदार हुआ करते थे उस टाइम में, ठीक है। मतलब जोतेदार्स बेसिकली जो देखें कि जो रिच पेजेंट्स होते थे विलेजेस में, रिच पेजेंट्स मतलब जो ज़्यादा धनी हुआ करते थे गाँव में, उनको हम जोतेदार्स कहते थे, ठीक है। तो अब क्योंकि ये गांव में धनी हुआ करते थे और विलेजर्स जो थे वो इनकी बातें ज़्यादा मानते थे, ठीक है, तो धीरे धीरे ये क्या होते गए, ये और ज़्यादा अमीर होते गए। एंड जब जमींदार्स की बोली लगती थी जमींदार की प्रॉपर्टीज़ की, तो ये खरीदार बन के चले जाते थे क्योंकि इनके पास इतने पैसे तो इकट्ठे हो ही जाते थे। अब हम आगे देखेंगे फ्रांसिस बुचानन्स सर्वे ऑफ दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट इन नॉर्थ बंगाल। वी हैव अ विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस क्लास ऑफ रिच पीजेंट्स नोन एज जोतेदार्स। तो ये जब ये एक सर्वे हुआ तो इसमें हमें जोतेदार्स के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें जानने के लिए मिली हैं, ठीक है, रिच पीजेंट्स के बारे में। अब अर्ली 19th सेंचुरी में जोतेदार्स का क्या हाल था, वो क्या कर रहे थे, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। जोतदार्स हैड एक्वायर्ड वास्ट एरियाज ऑफ लैंड। इन्होंने बहुत सारे एकर्स ऑफ एरियाज एक्वायर कर लिया था, अर्जित कर लिया था, ठीक है, अपने नाम पे कर लिया था।
control local trade as well as money lending, exercising immense power over the poor cultivators of the region। किसी भी विलेज का, जिस विलेज में ये रहते थे उसमें जो भी पुअर विलेजर्स होते थे उन पे इनका पावर काफ़ी ज़्यादा चलता था, ठीक है, और ये लोकल ट्रेड वगैरह को कंट्रोल करते थे। लार्ज पार्ट ऑफ देयर लैंड वॉज कल्टिवेटेड थ्रू शेयर क्रॉपर्स। इनका जो लार्ज पार्ट होता था, क्योंकि इन्होंने काफ़ी सारे वॉस्ट एरियाज ऑफ लैंड एक्वायर्ड कर लिए थे, तो जो भी इनके लैंड्स होते थे वो शेयर क्रॉपर उनमें काम क्या करते थे, उसको कल्टीवेट करते थे, ठीक है। अब शेयर क्रॉपर मतलब होता है, ठीक है, देखो जिससे कि हमने, ये हमारा खेत है, ठीक है, तो ये हमने किसी को दे दिया इस पे काम करने के लिए, तो अब अपना वो हल लाएगा, सारी चीज़ें फसल इसमें उगाएगा, और लास्ट में जो भी फसल आउटपुट आएगा उसमें से आधा हिस्सा किसको मिल जाएगा, जिसका खेत है उसको, ठीक है। तो ये कहाँ, यहाँ पे जो शेयर क्रॉपर्स काम करते थे जोतेदार्स के खेत में, तो वो अपना सारा चीज़ लाकर लगाते थे उनके खेत में, और जो लास्ट फसल जब आती थी तो उसका बंटवारा हो जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते थे कि बंटवारा कर करके, मतलब बंटवारा अपने खेत का कर लिया जाता था, जोतेदार्स अपने खेत को बंटवारे पे दे देते थे, ठीक है। उनको अधियार्स एंड बर्गदार्स भी बोला जाता था। Who handed over half the produce the जोतेदार्स आफ्टर हार्वेस्टिंग के बाद हाफ ऑफ द प्रोडक्शन किसको मिलता था, जोतेदार्स को, जबकि जोतेदार्स उसमें करते कुछ भी नहीं थे, सिर्फ उनका खेती होता था। देयर पावर वॉज मोर इफेक्टिव दैन दैट ऑफ जमींदार से ज़्यादा इफेक्टिव उनका पावर होता था। क्यों होता था? क्योंकि जो जमींदार थे वो अर्बन एरियाज़ में रहते थे और जोतेदार्स विलेजेस में ही रहते थे, ठीक है। तो विलेजेस के पीपल्स इन पे ज़्यादा यकीन करते थे, उनके अधिकार में ज़्यादा विलेजेस रहते थे, ठीक है। डेलिबरेटली डिलेड पेमेंट्स ऑफ रेवेन्यू टू जमींदार्स। अब ये जो जोतेदार्स हुआ करते थे वो जानबूझ के डिले करते थे, देरी करते थे पेमेंट करने में, जमींदार को रेवेन्यू पे करने में, ठीक है। क्यों देरी करते थे? क्योंकि उन्हें अच्छा लगता था जमींदार को परेशान करना, और जब उनकी बोली लगती थी तो उनका जो भी प्रॉपर्टीज़ होता था वो किसके पास जाता था, जोतेदार से उसको खरीदते थे, क्योंकि ये काफ़ी अमीर होते जा रहे थे। तो अब उनको प्रॉपर्टीज़ चाहिए होगा, ये चाहेंगे कि जमींदार की प्रॉपर्टीज़ की बोली लगे, इसीलिए वो क्या करेंगे, वो पेमेंट करने में देरी कर दिया करते थे, ठीक है। अब कुछ एरियाज़ में देखो जोतेदार्स को हॉलदार्स भी कहा गया है, गांटीदार्स भी कहा गया है और मंडल्स भी कहा गया है, ठीक है। तो ये याद रखना। उसके बाद है वीकेंड जमींदारी अथॉरिटी, और इन्हीं की वजह से क्या हुआ, जोतेदार्स की वजह से ही जो जमींदारी अथॉरिटी थी वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होती चली गई। ओके, अब हमारे पास आगे क्या है, द जमींदार रेसिस्ट। अब देखो भाई, एक चीज़ तो हो गई कि जमींदार्स की जो भी प्रॉपर्टीज़ होती थी उनकी बोली लग जाती थी, उसके पीछे बहुत सारे रीज़न थे, ठीक है। जो हमारे लोकल विलेजर्स थे, लोकल फार्मर्स थे, वो पे नहीं कर पाते थे, और तो और जो जोतदार्स हुआ करते थे, विलेजर्स के जो हेडमैन हुआ करते थे, वो देरी करते थे जानबूझ करके पेमेंट करने में। तो जमींदार बचे कैसे रह गए, मतलब जो हमारे रूरल एरियाज़ में थे उनका कंट्रोल एकदम पूरी तरह से जमींदार का ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है। द अथॉरिटी ऑफ द जमींदार्स इन रूरल एरियाज हाउएवर डिड नॉट कोलैप्स नहीं हो पाया। कैसे नहीं हो पाया, उसके रीजंस हमारे पास हैं। देखो, उन्होंने अपने सर्वाइविंग के लिए बहुत सारे रीजंस निकाल रखे हैं। तो इसमें जो पहला है वो है फिक्सियस सेल, झूठा सेल का दिखावा वो कर देते थे। जो ऑक्शन लगती थी, जो बोली लगाई जाती थी, उसमें हमने देखा कि जो 15% होता था वो फिक्सियस सेलिंग होती थी, ठीक है। तो पहले क्या करते थे, वो पहले स्टेज में वो अपना जो भी जमींदारी है वो अपनी मदर के नाम कर देते थे, ठीक है, ट्रांसफ़र कर देते थे। क्यों? क्योंकि कंपनी ने ये कहा था, ठीक है, ये मतलब हाँ, ये कहा ही था कंपनी ने कि जो भी वुमेन होती थी उनकी प्रॉपर्टीज़ को नीलाम नहीं किया जाएगा, ऑक्शन उनकी प्रॉपर्टीज़ को बोली नहीं लेगी उनकी प्रॉपर्टीज़ की। तो अगर ज़मींदारी ये अपनी मदर के नाम कर देंगे तो मदर वाला जो भी है प्रॉपर्टीज़ वो जो है उसकी बोली नहीं लगेगी, ठीक है। दूसरा ये क्या करते थे, सेकेंडली हिज एजेंट्स मैनिपुलेटेड द ऑक्शंस। उनके ही एजेंट्स जो भी जमींदार होते थे उनके ही आदमी क्या करते थे, उस ऑक्शन में शामिल होते थे, उस नीलामी में शामिल होते थे और उनकी ज़मींदारी को खरीदते थे, ठीक है। जिसको हम बोल सकते हैं कि वो खरीदा नहीं जाता था, मतलब बेसिकली उसके ही आदमी खरीदते थे तो बाद में ट्रांसफ़र कर दिया जाता था वापस ज़मींदार को ही, ठीक है। अब देखो उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें चली हैं। एंड द प्रोसेस ऑफ ऑक्शन वॉज रिपीटेड इंडलेसली। अब इसका क्या मतलब है, कौन से प्रोसेस की बात हो रही है? तो यहाँ पर जिन एजेंट्स ने बोली लगाई, ठीक है, जिन एजेंट्स ने खरीदा उस ज़मींदारी को, वो भी पे नहीं करते थे कंपनी को। फिर कंपनी दूसरी बार बोली लगाएगी, फिर से दूसरे को मिलेगा ये ज़मींदारी, फिर वो भी पे नहीं करेगा, फिर नहीं करेगा। एंड लास्ट में क्या होता था कि जो बोली लगती थी लास्ट वाली, उसमें इतना कम पैसा रख दिया जाता था, ठीक है, कि वापस किसके पास वो जाता था, ज़मींदार के पास ही। खरीदने वाला ज़मींदार ही बचता था, तो वो घूम फिर करके किसके पास चला जाता था, ज़मींदार के पास, ठीक है।
यहाँ पे लिखा हुआ है कि एट द लास्ट इस्टेट वॉज सोल्ड एट द लो प्राइस बैक टू द जमींदार। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, एक लिखा हुआ है हमारे पास, बिटवीन 1793 और 1801 के बीच में बिग जमींदारीज नीलाम हुई थी बंगाल की। ठीक है, जिसमें कि बर्दवान भी शामिल था। मेड बेनामी यूज फॉर ट्रांजैक्शन मेड इन द नेम ऑफ फिक्सियस पर्सन। फिक्सियस पर्सन के नाम पे जो नीलामी होती थी उसको हम बेनामी कहते हैं। परचेजेस दैट कलेक्टिवली यील्डेड एज मच एज रुपीज 30 लाख, कम से कम 30 लाख की यहाँ पे हुई थी ये नीलामी। ठीक है, ऑफ द टोटल सेल्स एट द ऑक्शंस और 15% वेयर फिक्सियस। 30 लाख की हुई थी और इसमें से 15% क्या था, फिक्सियस ही था, झूठा सेलिंग हुआ था। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो जमींदारी अपनी बचाने के लिए जमींदार लोग ये दो तरीका अपनाया करते थे। ठीक है, मतलब फिक्सियस सेलिंग में हमने दो पढ़ लिया कि एक अपने मदर के नाम पे ट्रांसफ़र कर देते थे अपनी ज़मींदारी, और दूसरा क्या था, अपने एजेंट्स को ही जो भी अपना ज़मींदारी है वो खरीदने के लिए वो बुला लिया करते थे। अब जो अदर्स वे हैं उसमें क्या होता था, व्हेन पीपल फ्रॉम आउटसाइड द जमींदारी बॉट एन estate at an auction, they could not always take possession. ठीक है, they were attacked by lathals of the farmer जमींदार। अब होता क्या था कि अगर बाहर के जो पीपल्स हैं वो अगर आ भी गए खरीदने के लिए, जमींदारी मतलब नीलाम हो रही है तो वो बोली लगाने आ भी गए, ले भी लिए, तो उसमें क्या होता था कि जो जमींदार के जो लोग होते थे, ठीक है, जो पहले के जमींदार के जो लोग होते थे उनका साथ जो देना चाहते थे वो उन पे लाठी से वार करते थे। लाठीहाल से उन्हीं को कहते हैं। ठीक है, मतलब उन पे अटैक कर देते थे, इसलिए वो वहाँ रुक नहीं पाते थे, ये हो जाता था। फिर समटाइम्स विद द रायोट्स रेजिस्टेड द एंट्री ऑफ आउटसाइडर। समटाइम्स क्या होता था, जो फार्मर्स होते थे पुराने वो एंट्री करने ही नहीं देते थे आउटसाइडर्स को। ठीक है, तो ये हो जाता था दो रीज़न। आगे हमारे पास क्या है, It was only during the Great Depression of the 1930s that they finally collapsed and the जोतेदार्स consolidated their power in countryside. अब देखो लास्टली क्या होता है कि ये सारी चीज़ें अगर चलती रहेंगी, ठीक है, पहले तो जो ज़मींदार के लोग हैं वही उन पे अटैक कर देंगे, जो बाहर के पीपल आएंगे खरीदने के लिए उन पे, कभी कभी जो लोकल पीपल्स हैं वो उनको भगा देंगे, एंट्री करने ही नहीं देंगे अपने एरिया में। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों की वजह से ज़मींदारी सिस्टम बचा रह जा रहा था, अच्छे से मतलब रेजिस्ट कर रहा था। लेकिन जब ग्रेट डिप्रेशन हुआ 1930s में, तो इस टाइम में क्या हुआ, जमींदारी सिस्टम फाइनली कोलैप्स कर गया। ये हमें याद रखना है कि जो जमींदारी सिस्टम है वो कोलैप्स कब किया, 1930s में ड्यूरिंग ग्रेट डिप्रेशन। ठीक है, और इस टाइम के बाद जो पावर आया वो किसका हो गया, कंट्री साइड में, रूरल एरियाज़ में जोतदार्स का। ठीक है, तो क्योंकि हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं तो हमें ये चीज़ अच्छे से पता है कि जो पावर जाएगा वो जोतदार्स के पास ही जाएगा। अब हमारे पास द फिफ्थ रिपोर्ट। फिफ्थ रिपोर्ट क्या है, सबमिटेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 1813। 1813 में ये सबमिट किया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट में। एंड फिफ्थ रिपोर्ट क्या है, फिफ्थ ऑफ अ सीरीज ऑफ रिपोर्ट के बहुत सारे सीरीज हैं, जिसका ये पांचवा हिस्सा है, पांचवा सीरीज है ऑन एडमिनिस्ट्रेशन एंड एक्टिविटीज़ ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। इंडिया में जो ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्टिविटीज़ चल रही थी, जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम चल रहा था, उन सब पे बेस्ड ये रिपोर्ट्स थे। ठीक है, जो कि पार्लियामेंट में, ब्रिटिश का पार्लियामेंट में कब सबमिट किया गया, 1813 में। रैन इंटू 1000 पेजेस। जो फिफ्थ रिपोर्ट है हमारा उसमें 1002 पेजेस हैं, जिसमें कि 800 पेजेस लगभग किससे रिलेटेड है, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूरल एरियाज़ के साथ जो भी रिश्ता था, जो भी चीज़ें चल रही थी, वो किस तरह से पावर करता था रूरल एरियाज़ को, उन सब चीज़ों के बारे में था, जमींदारी सिस्टम के बारे में था। ठीक है, वन सच रिपोर्ट प्रोड्यूस बाय अ सेलेक्टेड कमिटी। एक सेलेक्ट कमिटी के द्वारा ये रिपोर्ट, ठीक है, प्रोड्यूस करा गया। द एविडेंस कंटेंट इन द फिफ्थ रिपोर्ट इज इनवैल्यूएबल। जो भी एविडेंसेस हमें फिफ्थ रिपोर्ट में मिलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बहुमूल्य हैं, इनवैल्यूएबल हैं। रिसेंट रिसर्च शोज दैट द आर्गुमेंट एंड एविडेंसेस ऑफर्ड बाय द फिफ्थ रिपोर्ट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड अनक्रिटिकली नहीं इसे एक्सेप्ट किया जा सकता है रिसेंट रिसर्चेस को। ठीक है, सोज दैट आर्गूमेंट्स जो आर्गूमेंट्स हमारे पास एविडेंसेस आए हैं फिफ्थ रिपोर्ट से, ठीक है, उसको हम ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। तो भाई देखो, फिफ्थ रिपोर्ट लाने का क्या रीज़न था, कोई तो रीज़न होगा। तो ये चीज़ तो हमें एक रीज़न पता चल गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इंडिया में वो किस तरह से काम कर रही थी, उन सबको जानने के लिए ब्रिटेन में ये सारी चीज़ें लाई गई थी। ठीक है, अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें आ जाती हैं कि ब्रिटेन को ये भी लगता था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है जो काम कर रही है वो इंडिया में, उससे बेनिफिट सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को ही हो रहा है, ब्रिटेन को बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो और एक चीज़ थी कि हमें भी पता है और ब्रिटेन वालों को भी ये चीज़ पता था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत में अच्छे से काम नहीं कर रही है, वो करप्शन बहुत ज़्यादा कर रही है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए, इन सारी चीज़ों पे नज़र रखने के लिए जो ब्रिटेन था
वो ये चाहता था कि उन्हें एकदम टाइम से रिपोर्ट्स मिलती रहे, ठीक है, और वहाँ के जो पेपर्स वगैरह होते थे उन सब में भी ये सारी चीज़ें पब्लिश होती रहती थी, ठीक है। तो ये 5th रिपोर्ट था जिससे हमें बेसिकली यही जान सकते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, एक्टिविटीज़ उसकी कैसी चल रही थी, वो सब जानने के लिए ब्रिटेन में इसे मंगवाया जाता था, इसका यूज़ करा जाता था, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। एंड 2 और 3 हाँ 1 और 2 हमारा जब वीडियो आ जाएगा तो उसमें ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप एक बार जा करके चेक कर लेना, नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है।